मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। और आज मैं पुनः आपको गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तोता ये उनकी एक कहानी है और इस पाठ को मैंने 4 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहले खंड में मैंने इनका विस्तार से जीवन परिचय, इनकी बहुमुखी प्रतिभा, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली और तोता कहानी पाठ का सारांश आपको बता दिया है। अब द्वितीय खंड में मैं पुनः आपको इनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी और फिर इनके गद्यांशों की व्याख्या करूंगी। तो रवींद्रनाथ टैगोर, ये आप चित्र देख ही रहे होंगे और इनसे आप सभी लोग परिचित ही होंगे। इनके महान व्यक्तित्व और इनकी बहुमुखी प्रतिभा से कौन परिचित नहीं है, ये तो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। और ये रवींद्रनाथ टैगोर तोता। और अब हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर आते हैं। जीवन परिचय, जैसा कि हमने पहले खंड में आपको बताया था कि इन्होंने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, वहाँ पर इन्होंने ये आदर्श वाक्य लिखा था, यत्र विश्वम भवेत् एक नीड़म, जहाँ पर संसार जो है वो एक घोंसले के समान हो जाता है। जैसे पक्षी एक एक तिनगा और घास जोड़ जोड़ के अपना घोंसला बनाता है और फिर उस घोंसले में आनंद से रहता है और स्वतंत्रता का अनुभव करता है कि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है, अपनी परिश्रम और अपने मेहनत से खुश होकर के वह उस घोंसले में रहने का आनंद लेता है। वैसे ही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन की स्थापना की, तो वो भी बड़ी मेहनत से की थी, परिश्रम से की थी और उसमें वह चाहते थे कि विद्यार्थी स्वतंत्रता के वातावरण में रह करके शिक्षा प्राप्त करें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। इसीलिए उन्होंने ये आदर्श वाक्य अपने शांति निकेतन की इमारत के ऊपर लिखा हुआ था, अंकित किया था। अब जैसा कि नाम रवींद्रनाथ टैगोर, जन्म 7 मई 1861 ईस्वी, जन्म स्थान कोलकाता की जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी, पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता का नाम श्रीमती शारदा देवी, प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल, प्रमुख रचना गीतांजलि, पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जैसा कि हम इसके पहले खंड में आपको बता चुके हैं कि उनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में दिया गया था और पहले ये बांग्ला भाषा में लिखी गई, लेकिन जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, जो कि विश्व का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। और उपलब्धियां, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, देशभक्त थे, शिक्षाविद थे, बालकों को कैसे शिक्षा दी जाए, दार्शनिक, किस दर्शन के आधार पर, किस विचार के आधार पर आदि बातों का इन्होंने चिंतन मनन किया है। इसलिए ये दार्शनिक भी थे, कवि थे ही, महान चित्रकार। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी और भाषा सहज है, स्वाभाविक है, आसानी से समझ में आ जाती है, प्रवाहपूर्ण है, उसमें एक निरंतरता है और प्रभावशाली है। इनकी भाषा आपको प्रभावित करने में योग्य है, समर्थ है। शैली जो है परिचयात्मक है, इनकी विवेचनात्मक है, आत्मकथात्मक है और प्रतीकात्मक या संकेतात्मक इनकी शैलियाँ हैं। शैली के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये एक पद्धति होती है, एक ये प्रकार है जिसके माध्यम से साहित्यकार अपनी रचना को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। अब हम तोता कहानी पर आते हैं कि तोता कहानी नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की बहुचर्चित कहानी है। यह सन 1924 में लिखी गई थी। इस कहानी में तोते को आधार बनाकर वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया गया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित नहीं है। इसमें बालक के स्वभाव, बालक की मनोवृत्तियां, बालक की जो प्रतिभा है स्वाभाविक, उसको ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर और सभी बालकों के लिए एक सी ही शिक्षा व्यवस्था की गई है और कठोर अनुशासन में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जो लोग शिक्षा देने में समर्थ हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उन्हें शिक्षण का कार्य नहीं दिया गया है। उन्हें बालक का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि जो इन सब बातों से दूर हैं, जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है, यह सब कार्य उन्हें दिया गया है क्योंकि वह राजा के परिवार से संबंधित हैं। तो इस तरह से परिवारवाद के चंगुल में फंस करके किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बालक की मेधा और प्रतिभा का हनन कर रही है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है,
इन सब बातों को लक्ष्य करके रवींद्रनाथ टैगोर ने यह तोता कहानी लिखी है। और कहानी आपको पता है गद्य की एक विधा है और सबसे लोकप्रिय विधा है, क्योंकि कहानी के माध्यम से अगर किसी भी बच्चे को कोई बात समझाई जाती है या कही जाती है तो वह जल्दी ही उसको सीख लेता है, समझ लेता है। अब हम तोता कहानी पर आते हैं। हमने आपको संदर्भ बता दिया कि उसमें रचना और रचनाकार का नाम लिया जाता है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था की विडंबना पर प्रकाश डाला है। अब हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे और फिर तत्पश्चात जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोला, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजड़ा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। अब बच्चों हम व्याख्या पर आते हैं कि लेखक कह रहा है कि एक था तोता, जैसा कि हमने पिछले खंड में भी आपको बताया कि तोते पक्षी के माध्यम से बालक की शिक्षा व्यवस्था पर लेखक ने व्यंग किया है और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जो बाह्य आडंबर है उसका यहाँ पर वर्णन किया। तो एक था तोता मतलब एक बालक था, जैसे पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है, सुंदर होता है, कोमल होता है, छोटा सा होता है, वैसे ही बालक भी छोटा होता है, सुंदर होता है, कोमल होता है, मासूम होता है, निर्दोष होता है, लेकिन वह अनेकानेक संभावनाओं से भरा होता है। उसके अंदर अनेकानेक योग्यताएं होती हैं, मेधा होती है, प्रतिभा होती है और बालक को शिक्षा उसकी बुद्धि के स्तर के अनुसार उसकी मेधा, प्रतिभा, योग्यता और रुचि को देखते हुए करना चाहिए। अब लेखक इसमें बालक के स्वभाव का वर्णन कर रहा है और लेखक कह रहा है, यहाँ लेखक ने व्यंग किया है, गुरुदेव ने व्यंग किया है। तोता बड़ा मूर्ख था, अज्ञानी था। बालक जैसे बालक को दुनियादारी नहीं समझ में आती है, वैसे ही पक्षी को भी दुनियादारी नहीं समझ में आती है। तो इस भाव से लेखक ने यहाँ पर कहा कि तोता मूर्ख था, गाता तो था, तोता गाता है, पक्षी का काम है चहचहाना, उसकी बोली मीठी होती है। ऐसे ही बालक भी अपनी तोतली वाणी में बोलता है, उसकी बोली मीठी होती है, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। जैसे तोते का काम तो, पक्षी का काम तो गाना है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। ऐसे ही बालक का कार्य भी खेलना, कूदना, उसके मन में जो भाव आ रहे हैं उनको अपनी तोतली बोली में बोलना है, ना कि शास्त्र। शास्त्र मतलब किसी भी विषय से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ना। तो बालक बचपन से ही तो सारा ज्ञान विज्ञान से संबंधित पुस्तकें पढ़ने नहीं लगेगा। तो लेखक ने यहाँ पर यही कहा है, जैसे बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, तो वैसे ही लेखक यहाँ पर कह रहा है, पक्षी के माध्यम से ये बात कह रहा है कि वह तोता उछलता था, फुदकता। जब पक्षी जो है वो थोड़ी ऊंची उड़ान लेकर के उड़ता है तो उसे फुदकना कहते हैं, और उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। पक्षी को नियमों से कोई मतलब नहीं, और वो भी पक्षी जब छोटा हो तो वह उन्मुक्त उड़ान आकाश में भरता है, वो किसी बंधन में, नियमों के बंधन में नहीं बंधना चाहता है। ऐसे ही बालक की भी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वह दिन भर उछलता कूदता खेलता रहता है और वह नियम कानून के बंधन में नहीं रह सकता है। ऐसे अगर उसे नियम और कानून के बंधन में बांधा जाता है तो वह उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह उस बंधन में नहीं रहना चाहता है। लेखक ने यहाँ पर बालक की मनोवृत्ति और स्वभाव का वर्णन किया है और तोते के रूपी पक्षी जो है उसके माध्यम से उसको यहाँ पर प्रकट किया है। तो जब तोता कायदे कानून में नहीं बंधा,
तो राजा को परेशानी हुई, और यहाँ पर राजा से तात्पर्य है एक तरह से अभिभावक, संरक्षक। तो जब उन्हें परेशानी हुई तो वह बोले ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई है नहीं, हानि जरूर है, नुकसान जरूर है, इससे कोई हमें फायदा तो हो नहीं रहा है। ये जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। टोटा मतलब कमी। और मंत्री को फिर बुलाकर कहा कि इस तोते को शिक्षा दो। अब बालक रूपी पक्षी को बंधन में बांधने की प्रक्रिया शुरू हो गई और शिक्षा के नाम पर उसे कठोर अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जाने लगी। यहाँ पर लेखक ने यह बात कही है कि जैसे तोता, आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, निरीक्षण किया होगा कि तोते के झुंड आते हैं और जहाँ फल होते हैं वहाँ अपनी चोंच से उस पे चोंच मारते हैं और थोड़ा थोड़ा खा करके कभी कभी गिरा भी देते हैं, कभी वो फल नहीं भी गिरते हैं। तो उनकी इस खुशी के ऊपर भी बंधन लगा दिया गया। जैसे बच्चा जो है वो थोड़ा खाता है, थोड़ा गिराता है, तो यह सब राजा रूपी अभिभावकों को समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि इससे जो बड़े लोगों के लिए जो फलों की, अच्छे अच्छे फलों की आवश्यकता होती है, वहाँ फल नहीं पहुँच पाते हैं, बड़े लोग अच्छे फल नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बच्चे उन फलों को बिगाड़ देते हैं। तो इसको जो है अब शिक्षा दी जाए, इसको नियम कानून कायदे में बांधा जाए और किस तरह से कठोर अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत किया जाए, इस बात पर विचार विमर्श हुआ। और यह कार्य जो है वो मंत्री को बुला करके राजा ने मंत्री से कहा कि इस तोते रूपी बालक को आप शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दें। तो तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। अब आपको जैसा कि पता ही होगा लोक व्यवहार में कि भांजा जो होता है वह बहन का बेटा होता है। तो राजा के बहन का जो बेटा था उसको यह कार्य दिया गया। किसी शिक्षक को, किसी ज्ञानी को यह कार्य नहीं दिया गया, बल्कि परिवार के एक सदस्य को, और वह उस परिवार के सदस्य को जो बहुत अधिक लाडला था। और जो जरूरत से ज़्यादा लाडला होता है वो जरूर बिगड़ा हुआ होता है। तो ज़्यादा लाड प्यार में जो राजा के बहन का बेटा पला था उसको यह शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया। मंत्री ने यह कार्य राजा के भांजे को दिया। इस तरह से परिवारवाद को वहाँ बढ़ावा मिला। सच्चे ज्ञानी और शिक्षक को शिक्षा देने का कार्य नहीं सौंपा गया और वहीं से शिक्षा व्यवस्था में विकृति की शुरुआत हो गई। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहते हैं। और पंडितों की बैठक हुई। बालक को शिक्षा देने का काम जो बाल मनोविज्ञान से परिचित शिक्षक हैं उन्हें देना चाहिए, जो बालक की सहज मनोवृत्ति और स्वभाव को जानते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वही लेखक कह रहा है कि पंडितों की बैठक हुई। बड़े बड़े जो पंडित थे उनकी एक सभा हुई और विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या। अविद्या मतलब अज्ञान। ये जो उक्त जीव है मतलब तोता है, ये क्यों अज्ञानी है, जबकि उसके बाल स्वभाव को किसी ने नहीं समझा, बस उसके ऊपर ज्ञान को थोपा जाने लगा। बड़ा गंभीर विचार हुआ कि बालक को कैसी शिक्षा दी गई और सिद्धांत ठहरा जो निष्कर्ष निकला कि तोता अपना घोंसला साधारण, अब यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि तोता अपना घोंसला साधारण घास फूस से बनाता है। तो ऐसे आवास में मतलब निवास स्थान में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर गुरुदेव ने पुनः व्यंग किया है कि जो पक्षी अपनी मेहनत से घोंसला बनाता है उस मेहनत को महत्ता नहीं दी गई, बल्कि जिस चीज से वह घोंसला बनाता है उसको महत्ता दी गई। तो इसलिए अगर जो मेहनत करता है लेकिन साधारण वस्तुओं से अपना निवास स्थान बनाता है वह शिक्षा के योग्य नहीं है, शिक्षा का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं और इसीलिए उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अब उसकी शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई बढ़िया सा पिंजड़ा बना दिया जाए। पिंजड़ा मतलब बंधन। तो एक बढ़िया सा, एक बहुत सुंदर सा कोई
शिक्षालय बना दिया जाए और तोते के रहने के लिए उसको बंधन युक्त करने के लिए एक सुंदर सा पिंजड़ा बना दिया जाए जहाँ पर वह तोता रहेगा, और एक सुंदर सा शिक्षालय बना दिया जाए जहाँ पर बालक को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बालक कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा और बालक को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। सिर्फ शिक्षा के नाम पर दिखावा, आडंबर, बाह्य व्यवस्था पर ही ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर गुरुदेव यहाँ ये कहना चाहते हैं, और जिन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि एक सिर्फ सुंदर सा विद्यालय बना दिया जाए, ऐसे विद्वानों को, ऐसे पंडितों को खूब दक्षिणा दी गई, पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, और वो खुश होकर अपने अपने घर चले गए। क्योंकि शिक्षा के नाम पर दिखावा करने वालों को ही यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि पुरस्कार मिलता है। जो शिक्षा व्यवस्था के आधारभूत लोग हैं उनको कभी भी कोई पुरस्कार और सम्मान नहीं दिया जाता है। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली में शिक्षा व्यवस्था के बाह्य आडंबर पर प्रकाश डाला है। अब हम विशेष पर आते हैं। लेखक द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा की अपेक्षा राज्य नियंत्रित औपचारिक शिक्षा को थोपने की प्रक्रिया को सरल स्वाभाविक खड़ी बोली में प्रतीकात्मक व व्यंग्यात्मक शैली में प्रकट किया है। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तोते को शिक्षा देने का कार्य किसे सौंपा गया। जो रेखांकित अंश की व्याख्या है बच्चों, वह वैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और फिर विशेष लिखेंगे, और इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगले गद्यांश पर आते हैं कि जिसमें संदर्भ वही होगा, रचना और रचनाकार का नाम। हम प्रसंग पर आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षा व्यवस्था की प्रदर्शनकारी बाह्य व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। अब हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजड़ा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजड़ा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजड़ा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला, वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे, नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धंधे को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी ना रहा। दाम्भी पिंजड़े की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोछ और पॉलिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। सब महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। ये गद्यांश पूरा हुआ और अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं कि पक्षी को रहने के लिए, मतलब बालक को बंधन युक्त शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सुनार को बुलाया गया। सुनार जिसने सोने का पिंजड़ा बनाया। सोना एक बहुमूल्य वस्तु है, तो ऐसे ही बालक को एक विद्यालय में, जिस विद्यालय में शिक्षा दी गई, उस विद्यालय की इमारत की साज सज्जा बहुत सुंदर की गई और बड़ी सुंदर और भव्य इमारत बनाई गई। कहने का मतलब ये है। और वह सोने का पिंजड़ा तैयार करने में जुट पड़ा, लग गया, और पिंजड़ा ऐसा अनोखा अद्भुत बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। जो विद्यालय बनाया गया बालक को शिक्षा देने के लिए, वह विद्यालय इतना आकर्षक और सुंदर और भव्य था, उसकी इमारत, कि देश विदेश से लोग उस इमारत को देखने के लिए आने लगे। लेकिन किस विद्यार्थी को शिक्षा दी जाएगी, क्या शिक्षा दी जाएगी, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कोई कहता शिक्षा की तो इति मतलब समाप्ति हो गई। कुछ लोग जो समझदार थे वो समझ गए कि जब शिक्षा के नाम पर दिखावा होगा, शिक्षा के नाम पर भौतिक वस्तुओं का जमावाड़ा होगा, तो वास्तव में शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा तो
बालक की मनोवृत्ति को देख करके, बालक की आयु, स्वभाव, सहजता, उसकी योग्यता, मेधा को देख करके दी जाने चाहिए। और जो बालक की इन मनोवृत्ति को समझते हो, जिनका हृदय उदार हो, व्यापक हो, जो बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हो, बालक किस तरह से स्वयं अपनी मेधा और प्रतिभा का विकास करे, स्व अनुशासन में रहे, स्वाधीनता का अनुभव करे, और जब वो पढ़े तो उसे वो पढ़ाई बोझ ना लगे, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लेखक यहाँ पर ये बात कहना चाहता है और इस तरह से शिक्षा की समाप्ति हो गई। कोई कहता, जो देखने वाले आ रहे थे, जितने मुंह उतनी बातें कि शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजड़ा तो बना, शिक्षा नहीं मिल रही तो क्या हुआ, शिक्षा के देने के लिए कम से कम एक विद्यालय तो तैयार हुआ। इस तोते का भी क्या नसीब है, क्या भाग्य, नसीब मतलब भाग्य कि वह सोने के पिंजड़े में रह रहा है। ऐसे ही बालकों के लिए कहा जाता है कि इनका क्या भाग्य है कि ये इतने सुंदर विद्यालय में, आकर्षक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। अब लेखक यहाँ पर एक कह रहा है कि जिन्होंने विद्यालय बनाया इतना सुंदर, उनको खूब इनाम दिए गए, पुरस्कार दिए गए, और वह उसी घड़ी मतलब उसी क्षण अपने घर की ओर रवाना हो गए। उन्होंने प्रस्थान कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ रुके और कुछ लोग फिर ये कहने लगे कि अरे यहाँ तो सिर्फ इमारत बनी है, शिक्षा की तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो हमसे इनाम ले ना लिया जाए। इसीलिए वो तुरंत अपने घर की ओर सुनार महोदय चले गए कि जिससे उनका पुरस्कार उनके पास रहे। फिर पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। अब पंडित जी जो हैं वो तोते को ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए। नस एक नलिका को कहते हैं, एक तरह की कलम होती है जो पहले लकड़ी से बनाई जाती थी, सरकंडे से, तो उसे नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है, पुस्तकें बालक को पढ़ाने के लिए कम है। तो जब पंडित जी ने ये कहा और राजा के भांजे ने सुना, क्योंकि राजा के भांजे को ये शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया था, तो उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवा लिया। तुरंत के तुरंत, कार्य तुरंत का तुरंत होता है, तुरंत पोथी लिखने वालों को, छोटी पुस्तकें लिखने वालों को बुलवा लिया गया और पोथियों की, लेकिन जो पुस्तकें लिखी गई वो मौलिक पुस्तकें नहीं थी, बल्कि क्या है, नकल, अनुकरण थी। जो पहले ज्ञान था उसी ज्ञान को फिर से लिख दिया गया। उसमें कहीं कोई मौलिकता नहीं थी, कहीं कोई सृजनात्मकता नहीं थी। जो बालक को शिक्षा देने के योग्य शिक्षक थे उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया था। समय और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, बल्कि चली चलाई परंपरा और परिपाटी में जिस तरह से शिक्षा दी जा रही थी, उन्हीं पुस्तकों का, पोथियों का फिर से नकल करके और पहाड़ लगा दिया गया, मतलब पुस्तकों के ढेर लग गए और इस तरह नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए, है ना। पूरा एक ऊंचा ढेर तैयार हो गया। जो पहले से पुस्तकें थीं उन्हीं की नकल की गई, उन्हीं का अनुकरण किया गया, उन्हीं के प्रतिरूप पुस्तकें लिख दी गई और ये नकल नवीसों ने किया। नकल नवीस उन्हें कहते हैं जो पोथियों का, छोटी पुस्तकों का या पुस्तकों का लेखन करते हैं, मौलिक लेखन नहीं करते हैं, जो बल्कि उनकी नकल करते हैं। जिसने भी देखा, अब जो भी देखने वाले आ रहे थे कि क्या शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा था कि तोते रूपी पक्षी को, बालक को शिक्षा दी जा रही है, इतना सुंदर महल बनाया गया, इतना सुंदर पिंजड़ा बना गया है, इतने लोग लगाए गए हैं, इतने पंडित जी शिक्षा दे रहे हैं, पुस्तकों की पुस्तकें आ रही हैं और पुस्तकों की नकल की जा रही है, तो निश्चित है कि लोग भी देखने ही आएंगे बहुत सारे कि क्या सुंदर शिक्षा व्यवस्था है। और उन्होंने कहा शाबाश, अरे वाह, शाबाश। जब कोई कार्य बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना कि शाबाश, बहुत अच्छा, इतनी विद्या के तो धरने की जगह भी नहीं रहेगी। अब लेखक यहाँ पुनः व्यंग कर रहा है कि ये जो इतना नकलची ज्ञान है, ये विद्या नहीं है। विद्या के नाम पर उन्होंने एक व्यंग किया है कि इतना जो ज्ञान, नकल के नाम पर ज्ञान जो बालक को पढ़ाने के लिए एकत्र किया गया है, तो इतना ज्ञान को तो रखने का स्थान भी नहीं रहेगा। तो बालक कैसे उस इतने सारे ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर पाएगा, उसको पढ़ पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा और लिख पाएगा। यहाँ पर लेखक ने इस तरह से व्यंग्यात्मक भाषा में शिक्षा के नाम पर जो पुस्तकीय ज्ञान और मौलिक सृजन को स्थान ना देना,
बल्कि जो चली चलाई परिपाटी और परंपरा पर शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है उस पर व्यंग किया है और उस तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आप जो नकल कर रहे थे, जो मौलिक रचनाकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, सच्चे शिक्षक होते हैं, उन्हें इनाम नहीं दिया गया, बल्कि जिन्होंने नकल की पुस्तकों को उन्हें बैलों पर लाद लाद कर, और वो भी लद्दू बैल उसे कहते हैं जो तेजी से कार्य नहीं करता है, जो बहुत धीमे धीमे आराम से चलता है और भारी होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो उस बैल के ऊपर इनाम जो है वो लाद लाद कर पुरस्कार दिए गए और वे भी अपने घर की ओर दौड़ पड़े। यहाँ पर लेखक ने पुनः व्यंग किया है, इशारा किया है कि वे भी इतना पुरस्कार पाकर के अपने घर की ओर दौड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुरस्कार उनसे छीन लिया जाए। और इस तरह से उनकी दुनिया में तंगी मतलब कमी का कोई नामो निशान भी नहीं रहा, मतलब उनके जीवन में लेश मात्र भी धन की कमी नहीं रही। वो नकल नवीस भी, नकलची लोग भी अमीर हो गए। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है। अब दामी मतलब महंगे पिंजड़े की देख रेख में, पिंजड़े मतलब वो जो विद्यालय है, जो बंधन का कारण है, उसकी देख रेख में, देखभाल में राजा के भांजे बहुत व्यस्त हो गए। दिन रात उस पिंजड़े की देखभाल में वह संलग्न हो गए, रत रहने लगे और इतने संलग्न और रत रह गए कि कोई सीमा ही नहीं रही, उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अब मरम्मत के काम भी लगे ही रहते हैं। लेखक ने यहाँ कितना सुंदर किया। बालक, एक तो मरम्मत, जो पिंजड़े की मरम्मत जिसमें वो पक्षी तोता रहता है, एक उस विद्यालय की टूट फूट, जो विद्यालय इतना भव्य आकर्षक बनाया गया है बालक को शिक्षा देने के लिए, और दूसरा ये कि जब इतनी विद्या दी जा रही है तो वो बालक ग्रहण तो कर नहीं पाएगा, तो वो बालक उस शिक्षा से भागेगा। तो यहाँ पर एक मरम्मत से तात्पर्य है कि उसकी कुटाई पिटाई भी बालक की गई, और जब बालक शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, उसे जबरदस्ती शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है जिस तरह से, उसको पीट करके, तो ये भी मरम्मत शब्द से यहाँ पर उस बात का भी संकेत किया गया है। फिर किस तरह से विद्यालय की झाड़ पोछ मतलब सफाई के नाम पर, पॉलिश मतलब उसको चमकाना, उसको अच्छी तरह से रखना, कि धूम भी मची ही रहती थी, धूम मची रहती थी मतलब शोरगुल मचा रहता था कि अब विद्यालय को साफ सुथरा करना है, विद्यालय को चमकाना है विद्यालय से। और यहाँ पिंजड़े की ओर भी गुरुदेव ने संकेत किया गया है कि उस पिंजड़े को भी साफ सुथरा रखना है, चमकाना है। सोने का तो था ही, लेकिन उस सोने के ऊपर भी सोने की पॉलिश भी करनी है। तो किस तरह से विद्यालय के बाह्य आडंबर पर धन व्यर्थ जाता है, व्यर्थ खर्च किया जाता है, वास्तव में बालक की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको शिक्षित नहीं किया जाता है। और यह सब बाह्य आडंबर देख करके लोग कहने लगते हैं कि उन्नति तो हो रही है, प्रगति तो हो रही है, शिक्षा के नाम पर खूब प्रगति हो रही है, कि देखिए कितना सुंदर विद्यालय तैयार हो गया है, कितनी साफ सफाई है, लेकिन वास्तव में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और बालक क्या पढ़ना चाहता है और क्या पढ़ रहा है और शिक्षक कैसे होने चाहिए, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इन कामों पर फिर अनेक लोग लगाए गए। अब लेखक जो है कैसे पद सोपानात्मक व्यवस्था के द्वारा जो है वो शिक्षा के नाम पर धन खर्च किया जा रहा है, इस पर हम सब लोगों को बता रहा है, इस तरफ हम लोग का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और उनके कामों की देख रेख करने पर भी फिर जो नए कर्मचारी आए, उन लोगों के भी कामों की देखभाल करने के लिए नए निरीक्षक नियुक्त किए गए, और इतने सारे लोगों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के महीने के वेतन पर राजकोष से धन खर्च किया जाने लगा कि बालक को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और इस तरह से लेखक ये बता रहा है कि किस तरह से बालक की शिक्षा के नाम पर धन का अपव्यय किया जा रहा है, और सब लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, लेकिन बालक की क्या दशा है और बालक शिक्षा ग्रहण भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। अब हम विशेष पर आते हैं कि
लेखक द्वारा शिक्षा के बजाय शिक्षा के नाम पर होने वाले बाह आडंबर का वर्णन उन्होंने सरल सरस खड़ी बोली में संकेतात्मक शैली में किया है। और अब हम प्रश्न पर आते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और किसको और क्यों थैलियां भरकर इनाम दिया गया। अब बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के प्रणेता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गीजू भाई बधेका की कविता खूद का पानी द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सार व शिक्षा संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो हम कविता पढ़ रहे हैं गीजू भाई बधेका, ये बाल शिक्षा व्यवस्था के और बालक को वास्तव में कैसी शिक्षा देनी चाहिए इस पर इन्होंने बहुत शोध की, खोज की, बाल मंदिरों की स्थापना की और वास्तव में बालक को उन्मुक्त और स्वतंत्र वातावरण में उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा दी। तो ये एक कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है जो मैं पढ़ दे रही हूँ। कल के अध्यापक ने सोचा था कि दंड और पुरस्कार देने से ही बालक में बुद्धि आएगी। कल के अध्यापक ने सोचा था कि किताबी पाठ और कविता रटने से ही ज्ञान मिलता है। कल के अध्यापक ने सोचा था कि सख्त नियमों की बेड़ियां पहनाने से बालक संयमी बनेगा। उसने सोचा था कि शिक्षण में स्वतंत्रता देंगे तो विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, इसलिए उन्हें दबाकर रखना चाहिए। इसलिए उसने ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए निर्धारित कर दिया और परीक्षा को ही एकमात्र जीवन लक्ष्य मानकर उसी की उपासना में अपने और विद्यार्थियों के खून का पानी कर दिया। शिक्षक कक्षा, अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि बालक में जो जोश होता है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है पढ़ने की और शिक्षा प्राप्त करने की, उसको इन सारे बंधनों ने जो इसमें इस कविता में उन्होंने व्यक्त किए हैं और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने तोता कहानी में व्यक्त किए हैं, वो इन्होंने लेखक ने कहा है कि किस तरह से उसका उत्साह, जोश और जिज्ञासा ठंडी हो गई बंधन के नाम पर शिक्षा देने के तरह। अब शिक्षक कक्षा के प्रत्येक बच्चे का प्यार, विश्वास और सम्मान दंड से नहीं बल्कि उससे स्नेह देकर हासिल कर सकता है। यह बात यदि प्रत्येक शिक्षक अच्छी तरह समझ ले तो सीखना हर बच्चे के लिए संभव होगा। किस तरह से स्नेह, प्यार, अपनत्व के वातावरण में बालक शिक्षा ग्रहण करता है, इस बात को हमें ध्यान में रखकर ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए। यही इस कविता में बाल केंद्रित शिक्षा के ज्ञाता गीजू भाई बधेका ने कही है और यही बात गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तोता कहानी में कहना चाहते हैं। बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक यह पाठ समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।